हाय, दिस इज हरीश और आज मैं तुम्हारे साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ सीए फाइनल इनडायरेक्ट टैक्सेस। आज जिस टॉपिक पे हम लोग चर्चा करेंगे वो है टाइम ऑफ सप्लाई। इस टाइम ऑफ सप्लाई में तीन सेक्शंस होंगे, सेक्शन 12, 13 और सेक्शन 14। सेक्शन 14 एक अलग ही कहानी है, उसको अलग ही ट्रैजेक्टरी पे है। सेक्शन 14 को एकदम अलग से लास्ट में देखेंगे। सेक्शन 12 और 13 लंबे हैं लेकिन ठीक है, वो प्रोविजनल है, सारे याद करने पे। सेक्शन 12 होगा सप्लाई ऑफ गुड्स के लिए, सेक्शन 13 होगा सप्लाई ऑफ सर्विसेज के लिए। लेकिन हम इसको साथ में करेंगे। यहाँ पे 5 कॉन्सेप्ट में बातें डिवाइड हो जाएंगी। टाइम ऑफ सप्लाई वेयर टैक्स इज पेबल अंडर फॉरवर्ड चार्ज, टाइम ऑफ सप्लाई वेयर टैक्स इज पेबल अंडर रिवर्स चार्ज, फिर होगा वाउचर के लिए टाइम ऑफ सप्लाई, फिर होगा रेजिडुअल केसेस में, एंड लास्टली टैक्स टाइम ऑफ सप्लाई वेयर इन केस ऑफ एडिशन इन वैल्यू बाय वे ऑफ इंटरेस्ट। ये पांचों कॉन्सेप्ट जब करेंगे तो सेक्शन 12, 13 यहाँ पे साइमल्टेनियसली कवर अप कर लेंगे। जब 12, 13 कर रहे होंगे, पांचों कॉन्सेप्ट कर रहे होंगे, दो और प्रोविजंस हैं जो हालांकि कहीं और नहीं बैठ रहे बट यहीं पे उसको करना सही है। सेक्शन 31 का बार बार रेफरेंस आता है तो वो यहाँ कर लेंगे, अच्छा हो जाएगा। मैं वहां पे भी करा दूंगा जब मैं टैक्सिंग लॉस वाला चैप्टर कराऊंगा। एंड लास्टली कुछ नोटिफिकेशन है। एक नोटिफिकेशन आया था, स्पेशल प्रोविजन फॉर पेमेंट ऑफ टैक्स इन केस ऑफ बिल्डर्स एंड प्रोमोटर्स। ये प्रोविजन भी एक बार देख के जाना चाहिए। ये सारी चीजें खत्म करेंगे और लास्ट में सेक्शन 14 चैप्टर खत्म। ठीक है, सो फटाफट से स्टार्ट करते हैं, फटाफट से रिवीजन खत्म करते हैं। अराउंड 30 मिनट्स का टाइम जाएगा। लेट्स स्टार्ट रिवाइजिंग दिस चैप्टर, टाइम ऑफ सप्लाई। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला कॉन्सेप्ट टाइम ऑफ सप्लाई का। टाइम ऑफ सप्लाई वेयर टैक्स इज पेबल अंडर फॉरवर्ड चार्ज। अगर कोई ऐसा ट्रांजेक्शन है जहां पे फॉरवर्ड चार्ज में टैक्स पे किया जाने वाला है तो टाइम ऑफ सप्लाई निकलेगा सेक्शन 12(2) से या 13(2) से। सप्लाई ऑफ गुड्स के लिए 12(2) है, सप्लाई ऑफ सर्विसेज के लिए 13(2). पहले देखते हैं सप्लाई ऑफ गुड्स के लिए क्या होगा। अगर सप्लाई ऑफ गुड्स का ट्रांजेक्शन है जहां पे फॉरवर्ड चार्ज में टैक्स पे किया जाएगा तो टाइम ऑफ सप्लाई होगा डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस और the last date on which invoice is required to be issued as per section 31, whichever is earlier। दोनों में से earlier date होगी तो उस डेट पे टाइम ऑफ सप्लाई आएगा। एक नोटिफिकेशन आया था, उस नोटिफिकेशन में ये बोला था नो जीएसटी इज रिक्वायर्ड टू बी पेड एट द टाइम ऑफ रिसीप्ट ऑफ एडवांस मनी। जब एडवांस मनी रिसीव हो रहा है सप्लाई ऑफ गुड्स के ट्रांजेक्शन में तब आपको टाइम ऑफ सप्लाई नहीं आएगा। उस डेट पे आपको टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। उस पर्टिकुलर मंथ में आपको टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। इसका टाइम ऑफ सप्लाई कब आएगा? ऊपर वाली दो डेट्स देख लो, उन दोनों में से जो कि अर्लियर date of issue of invoice or the date or the last date on which invoice should have been issued as per section 31, whichever is earlier। बात करें सप्लाई ऑफ सर्विसेज की। सप्लाई ऑफ सर्विसेज के लिए यहाँ पे इन्होंने बड़ा सारे एक्सप्लेनेशन दिए। पहले वाले 3 पॉइंट्स में इन्होंने टाइम ऑफ सप्लाई की बात की। पहला और सेकंड पॉइंट में सेक्शन 31 का बेस लेकर के बोला कि अगर इनवॉइस इशू किया है विद इन द टाइम प्रिस्क्राइब्ड अंडर सेक्शन 31, ऐसे केस में टाइम ऑफ सप्लाई होगा डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट, व्हिचएवर इज। लेकिन अगर इनवॉइस इशू नहीं किया विद इन द टाइम प्रिस्क्राइब्ड अंडर सेक्शन 31, ऐसे केस में डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस और द डेट ऑफ रिसीप्ट ऑफ पेमेंट, व्हिचएवर इज अर्लियर। इन दोनों में से अर्लियर डेट होगी टाइम ऑफ सप्लाई। पॉइंट नंबर 3 में बोला इफ द अबव इवेंट्स आर अनएसर्टेनेबल। डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस का कोई अता पता नहीं है, डेट ऑफ रिसीप्ट ऑफ पेमेंट का कोई भी रिकॉर्ड मेंटेन नहीं किया क्योंकि पेमेंट कैश में आई थी, डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस का भी कोई डिटेल्स नहीं है क्योंकि रिकॉर्ड मेंटेन नहीं किया। ऐसे केस में रेसिपिएंट के एंगल से देखेंगे टाइम ऑफ सप्लाई, डेट ऑन विच द रेसिपिएंट शोज द रिसिप्ट ऑफ सर्विसेज इन हिज बुक्स ऑफ अकाउंट्स, उसी डेट को ले लेंगे टाइम ऑफ सप्लाई। पॉइंट नंबर 4 में इन्होंने बताया डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट का क्या मतलब है। 2 बार ऊपर आया था डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट। तो डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट का मतलब डेट ऑन विच सप्लायर एंटर्स द रिसिप्ट ऑफ पेमेंट इन हिज बुक्स ऑफ अकाउंट या फिर डेट ऑन विच पेमेंट इज क्रेडिटेड इन द सप्लायर्स बैंक अकाउंट, व्हिचएवर इज अर्लियर। इन दोनों में से अर्लियर डेट होगी डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट। पॉइंट नंबर 5 एक ऑप्शनल प्रोविजन है जो कि ध्यान रखना, ऑप्शनल प्रोविजन सिर्फ सप्लाई ऑफ सर्विस में अप्लाई होगा, यहाँ पे अप्लाई नहीं होता। यहाँ पे इन्होंने बोला सप्लाई ऑफ सर्विसेज के लिए अगर एडवांस रिसीव हो रहा है अप टू ₹1000 का तो उस एडवांस मनी का, जो भी अप टू ₹1000 का एडवांस मनी रिसीव हुआ, इसके लिए टाइम ऑफ सप्लाई का ऑप्शन है। या तो इस एडवांस मनी का टाइम ऑफ सप्लाई ऊपर दिए गए पॉइंट नंबर 1, 2 या 3 के हिसाब से निकाल लो, या फिर ये जो एडवांस मनी आया इसके लिए जब भी फ्यूचर में इनवॉइस इशू किया जाएगा उस इनवॉइस की डेट ले लेना टाइम ऑफ सप्लाई इन रिस्पेक्ट ऑफ दिस एडवांस मनी विच इज अप टू ₹1000। इसको एक बेटर एक एग्जांपल से समझा देता हूं फटाफट से। मान लो एक ट्रांजैक्शन हुआ मिस्टर ए और मिस्टर बी के बीच में, जहां पे मिस्टर ए ने सप्लाई ऑफ सर्विस दी और साथ में एक इनवॉइस दिया 9200 का, 9200। रिटर्न में जो मिस्टर बी है उसने कंसिडरेशन दिया 10,000 रुपए का। दैट मींस यहाँ पे 800 रुपया एडवांस मनी है। 9200 इनवॉइस का अमाउंट था एंड 800 एडवांस मनी है। इसको अपन बाइफरकेट करके टाइम ऑफ सप्लाई देखेंगे क्योंकि जो 9200 वाला अमाउंट है इनवॉइस का अमाउंट, इसके लिए मैंडेटरीली आपको टाइम ऑफ सप्लाई पॉइंट नंबर 1, 2 या 3 के हिसाब से ही देखना होगा। लेकिन जो एडवांस मनी है अप टू ₹1000 वाला, इस केस में 800 रुपया, इस 800 रुपए के लिए टाइम ऑफ सप्लाई निकालने का ऑप्शन है।
मिस्टर ए के पास में, या तो पॉइंट नंबर 1 2 3 जो हमने अभी ऊपर देखे उसके हिसाब से, या फिर ये 800 रुपए के रिस्पेक्ट में जब भी फ्यूचर में इनवॉइस इशू किया जाएगा उस इनवॉइस की डेट को ले लेंगे टाइम ऑफ सप्लाई फॉर दिस एडवांस मनी ऑफ ₹800। ये सप्लाई ऑफ सर्विस के लिए ऑप्शनल प्रोविजन था, ये हमने एक एग्जांपल से देखा। अब आ जाओ यहाँ पे, ये हमने देख लिया फॉरवर्ड चार्ज के केस में टाइम ऑफ सप्लाई कैसे निकालना है। यहाँ पे 2-3 बार सेक्शन 31 का रेफरेंस आया, तो मैं एक बार के लिए तुमको सेक्शन 31 फटाफट से रिवाइज करवा देता हूँ। हालांकि ये सेक्शन 31 का प्रोविजन टाइम ऑफ सप्लाई के चैप्टर में नहीं आता, टैक्स इनवॉइस वाले, टैक्स इनवॉइस डेबिट नोट वाले चैप्टर में आएगा। फटाफट से रिवाइज कर देते हैं ताकि पूरा वो एक बार में एक फ्लो में समझ में आए। सेक्शन 31 में भी इन्होंने जो टाइम लिमिट फॉर इशूइंग द इनवॉइस इन्होंने बताया, दो अलग अलग हैं, मतलब सप्लाई ऑफ गुड्स के लिए एक अलग चलेगा और सप्लाई ऑफ सर्विसेज के लिए अलग चलेगा। पहले फटाफट से सारे सप्लाई ऑफ गुड्स के लिए प्रोविजन देख लेते हैं। अगर सप्लाई ऑफ गुड्स का कोई ट्रांजेक्शन है और नॉर्मल केस में इन्होंने बोला जो भी सप्लायर है, जो भी रजिस्टर्ड पर्सन है, उसको इनवॉइस इशू करना होगा एज पर द फॉलोइंग टेबल। दो केसेस दिए। अगर सप्लाई का कोई ऐसा केस है वेयर सप्लाई इन्वॉल्व्स मूवमेंट ऑफ द गुड्स, ऐसे केस में इनवॉइस शुड बी इशूड बिफोर और एट द टाइम ऑफ रिमूवल ऑफ द गुड्स फॉर डिलीवरी टू द रेसिपिएंट। और उसके नीचे इन्होंने बोला इन एनी अदर केस, मतलब जहां पे मूवमेंट इन्वॉल्व नहीं होती, इनवॉइस शुड बी इशूड बिफोर और एट द टाइम ऑफ डिलीवरी ऑफ द गुड्स और मेकिंग अवेलेबल दोस गुड्स टू द रेसिपिएंट। ये नॉर्मल केस था। अब सप्लाई ऑफ गुड्स का देखते हैं नीचे जो कंटिन्यू सप्लाई ऑफ गुड्स का अगर कोई ट्रांजेक्शन होगा। कंटिन्यू सप्लाई ऑफ गुड्स के ट्रांजेक्शन में इन्होंने बोला ऐसा केसेस वेयर सक्सेसिव स्टेटमेंट्स आर इशूड और सक्सेसिव पेमेंट्स आर रिसीव्ड, ऐसे केसेस में invoice should be issued when each such successive statements is issued or when each such successive payments are received. That means जब जब कोई successive statement issue किया जाएगा तब तब साथ में एक invoice भी देना पड़ेगा, एंड जब जब कोई successive payment receive होती है तब तक उस successive payment के रिस्पेक्ट में एक invoice issue करना होगा। ठीक है, ये सप्लाई ऑफ गुड्स का था। कंटिन्यू सप्लाई वाला सप्लाई ऑफ गुड्स के लिए जो पॉइंट नंबर 3 में लिखा है व्हेन द गुड्स आर सेंट ऑन अप्रूवल, ऐसे केस में इनवॉइस का इशू करना। अब एक बात समझो, गुड्स आर सेंट ऑन अप्रूवल, सप्लाई नहीं हुआ है, सप्लाई नहीं हुआ, मेरी फैक्ट्री से या फिर मेरे प्लेस ऑफ बिजनेस से रिमूवल हो गया है, रिमूवल हुआ है, सप्लाई नहीं हुआ है, सप्लाई नहीं हुआ है। रिमूवल कब होगा? रिमूवल तो हो गया, सप्लाई कब होगा? जब वो जो रेसिपिएंट है उसको अगर गुड्स लगेंगे एज पर स्पेसिफिकेशन जैसे उसको चाहिए थे वो एक्सेप्ट कर देगा। जब वो मुझे एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन देगा तब मैं मान लूंगा कि मेरे गुड्स सप्लाई हो गए हैं, वरना फिर वो रिजेक्ट करके वापस मेरे गुड्स वापस भिजवा देगा। ऐसे केसेस में जब तक मुझे कंफर्मेशन नहीं मिलता मैं इनवॉइस नहीं इशू करता। तो इन्होंने अपने हिसाब से लास्ट डेट बता दी है, इनवॉइस शुड बी इशूड बिफोर और एट द टाइम ऑफ सप्लाई और 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ रिमूवल विच एवर इज अर्लियर। अगर तुम्हारे बीच में कम्युनिकेशन नहीं हो रही तो लास्ट में 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ रिमूवल, इस डेट पे आपको इनवॉइस इशू करना ही होगा। अगर आपको एग्जाम के लिए याद करना है तो याद कर लो, इन दोनों में से विच एवर इज अर्लियर डेट पे इनवॉइस इशू करना होगा। गुड्स के केस में व्हेन द गुड्स आर सेंट ऑन अप्रूवल। ये गुड्स की पूरी बात कर ली हमने। सेक्शन 31 जो बोलता है कि लास्ट डेट फॉर इशूइंग द इनवॉइस। बात करते हैं सप्लाई ऑफ सर्विसेज की। यहाँ पे पहला है नॉर्मल केस। नॉर्मल केस में इन्होंने बोला सप्लायर, एक स्पेसिफाइड सप्लायर बताए हैं, उसके हिसाब से 2 केसेस डिवाइड किए हैं। पहले वाले केस में इन्होंने 3 सप्लायर बताए हैं, इंश्योरेंस कंपनी, बैंकिंग कंपनी एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग एनबीएफसी। ये 3 कैटेगरी के सप्लायर्स जब कोई सप्लायर सर्विस देते हैं तो इनको इनवॉइस इशू करने के लिए बोला इनवॉइस शुड बी इशूड बिफोर और आफ्टर द प्रोविजन ऑफ सर्विस बट विद इन 45 days फ्रॉम द डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस। तो प्रोविजन का सर्विस देने के बाद में भी इनको इशू करने के लिए अलाउ किया, 45 days का टाइम दिया है। इनके अलावा और कोई भी सप्लायर होगा जो सप्लाई ऑफ सर्विस का ट्रांजेक्शन कर रहा है उसको इनवॉइस इशू करना है बिफोर और आफ्टर द प्रोविजन ऑफ सर्विस बट विद इन 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस। दैट मींस आपको डेट याद रखनी है। इन 3 केसेस के लिए 45 days है, बाकी लोगों के लिए 30 days है। दूसरा आपको डिफरेंस एक बार याद करा दूं कि अगर आप सप्लाई ऑफ गुड्स के केस में ध्यान दोगे तो वहां पे बोला है बिफोर और एट द टाइम ऑफ रिमूवल या फिर बिफोर और एट द टाइम ऑफ डिलीवरी। लेकिन अगर हम लोग सर्विसेज की बात करें तो बिफोर और आफ्टर तक का टाइम दिया है, 45 days या 30 days एज द केस। ठीक है, उसके बाद कंटिन्यू सप्लाई ऑफ सर्विसेज का अगर ट्रांजेक्शन होगा तो ऐसे केस में टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा? 3 केसेस दिए। पहला केस बोला इफ ड्यू डेट इज नोन, तो ऐसे केस में इनवॉइस शुड बी इशूड ऑन और बिफोर द ड्यू डेट ऑफ सच पेमेंट। और अगर ड्यू डेट नोन नहीं है, व्हेन द ड्यू डेट इज नॉट ascertainable as per the contract, तो ऐसे केस में इनवॉइस शुड बी इशूड बिफोर और एट द टाइम व्हेन द सप्लायर रिसीव्स सच पेमेंट। थर्ड केस, इफ द पेमेंट इज लिंक्ड टू द कंप्लीशन ऑफ एन इवेंट, ऐसे केस में इनवॉइस शुड बी इशूड ऑन और बिफोर द डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ सच इवेंट। एक एग्जांपल समझते हैं ये थर्ड वाले केस का। मान लो मेरे को अपना ऑफिस बनाना है, बड़ा सा, मेरे को अच्छा सा ऑफिस बनाना है, 2 माले का, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, ऐसे मुझे बनाना है। ठीक है, अब मैंने उसको बोला कि मैं पेमेंट तुझे इसमें दूंगा, लिंक मतलब
इन द पेमेंट विल बी लिंक टू द कंप्लीशन ऑफ एन इवेंट। ऐसे केस में मैंने बोला ग्राउंड फ्लोर जब बना दोगे तो अब आपको एक लॉट पेमेंट दूंगा, मान लो 30% दूंगा। फिर जब आप फर्स्ट फ्लोर बना दोगे तो मैं आपको और 30% पेमेंट दूंगा, और बाकी बैलेंस पेमेंट जब आप मेरा पूरा ऑफिस बना दोगे 2 माले का तो बाकी 40% जो बचेगा मैं लास्ट में दूंगा। ऐसे होगा जब पेमेंट इज लिंक टू द कंप्लीशन ऑफ इवेंट। वो सप्लायर है, मैं रेसिपिएंट हूँ। जैसे कोई कंप्लीशन इवेंट हो जाएगा, ग्राउंड फ्लोर बन जाएगा, वो मुझे इनवॉइस बना के देगा कि कंप्लीशन ऑफ इवेंट हो गया है, आपने बोला था ग्राउंड फ्लोर बन जाएगा, पेमेंट देंगे। वो मुझे इनवॉइस ला के देगा, मैं अकॉर्डिंगली उसको 30% जो भी है इनवॉइस अमाउंट पे कर दूंगा। फिर फर्स्ट फ्लोर बनेगा, दैट इज कंप्लीशन ऑफ सेकेंड इवेंट, तो मुझे वापिस मेरे को एक इनवॉइस ला के देगा एट द कंप्लीशन ऑफ इवेंट। फर्स्ट फ्लोर बन गया, इनवॉइस देगा, मैं उसको पेमेंट दूंगा। तो जैसे जैसे कंप्लीशन ऑफ इवेंट होगा वैसे वैसे वो इनवॉइस देगा और मैं उसको पेमेंट दूंगा। तो उसको इनवॉइस देना है कंप्लीशन ऑफ इवेंट के टाइम। ठीक है, ये एक एग्जांपल था। बात करते हैं थर्ड वाला केस, सेसेशन ऑफ सप्लाई बिफोर कंप्लीशन। सप्लाई खत्म होती, कंप्लीशन के पहले ही सप्लाई सीज कर दी गई, बीच में ही अगर सप्लाई रुकवा दिया तो सप्लायर ने तो थोड़े पीरियड की तो सर्विसेज दे दी, उतने पीरियड की सर्विसेज के लिए इनवॉइस का इशू करना। तो ऐसे इसके लिए बोला जितनी भी सर्विस दे दी उतनी सीज होने के पहले जितनी भी सर्विस दे दी उसके लिए इनवॉइस इशू करना एट द टाइम व्हेन द सप्लाई सीज। जब वो सप्लाई स्टॉप करवा दी गई, सीज करवा दी गई, उस पर्टिकुलर मोमेंट पे, उस पर्टिकुलर टाइम, उसी दिन पे एक इनवॉइस बना के दे देना कि इतनी सर्विस हमने दे दी है, ये उसका इनवॉइस है। लास्ट, ये पॉइंट नंबर 4 एक ऑप्शनल प्रोविजन है। लेट मी रिमाइंड यू, ये ऑप्शनल प्रोविजन है, मैं वहां पे लिख नहीं पाया, आप एक बार से अपनी कॉपी में लिख देना। मैंने इसको कलर भी पिंक करके रखा हुआ है, बाकी तीनों येलो है सब जगह पे। इसके हिसाब से समझो तुम। दो बातें समझना, कोई एक स्पेसिफाइड कैटेगरी के लोग हैं, उनको बोला जब ये एक स्पेसिफाइड टाइप का ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो इनके पास ऑप्शन है कि वो अपना इनवॉइस इशू कर सकते हैं इस पर्टिकुलर डेट के हिसाब से, या तो इस डेट के हिसाब से या फिर वो ऊपर जो भी 45 डेज है, 30 डेज है, उसके हिसाब से वो कर सकते हैं। नॉर्मल केस है, कंटिन्यूस होता है। ठीक है, कौन है वो 5 स्पेसिफाइड कैटेगरी के लोग? 5 स्पेसिफाइड कैटेगरी के लोग हैं इंश्योरेंस कंपनी, बैंकिंग कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग एनबीएफसी, और एक है टेलीकॉम कंपनीज, और फिफ्थ है नोटिफाइड पर्सन। अब तक कोई नोटिफाई नहीं किया, बट चलो ठीक है, 5 स्पेसिफाइड कैटेगरी के लोग हैं, 3 तो वही ऊपर वाले हैं और बाकी 2। इन 5 लोगों ने अगर कोई ट्रांजेक्शन किया है अपने ही डिस्टिंक्ट पर्सन के साथ में, तभी इनको ऑप्शन मिलेगा। तो ये 5 कैटेगरी के लोग जब एक स्पेसिफाइड ट्रांजेक्शन करते हैं, मतलब डिस्टिंक्ट पर्सन के साथ में, एक ही पैन पे 2 अलग अलग जीएसटी रजिस्ट्रेशन है, उसको डिस्टिंक्ट पर्सन बोलते हैं, तो अपने ही डिस्टिंक्ट पर्सन के साथ में ट्रांजेक्शन किया तो इनवॉइस इशू करने के लिए इन्होंने ऑप्शन दिया है। या तो इनवॉइस इशू कर सकते हैं बिफोर और एट द टाइम व्हेन द सप्लायर रिसीव्स सच ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, या फिर बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द क्वार्टर ड्यूरिंग विच द सप्लाई वाज मेड। इन दोनों में से कोई भी डेट पे वो कर सकते हैं। या फिर उनके पास वो भी ऊपर वाला ऑप्शन भी है कि वो 45 डेज में कर सकते हैं, अगर वो 3 कैटेगरी के लोग हैं, इंश्योरेंस कंपनी, बैंकिंग कंपनी या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। और टेलीकॉम कंपनी के लिए तो 30 डेज का ही ऑप्शन है, तो ऊपर वाली 30 या 45 डेज के हिसाब से कर सकते हैं, या फिर कंटिन्यू सप्लाई सर्विसेज का। वरना उनके पास ये भी ऑप्शन है, इन दोनों डेट में से कोई भी डेट पे वो इनवॉइस इशू कर सकते हैं। ये सारी बातें सेक्शन 31 की भी हो गई। अब अपने बाकी प्रोविजंस मेरे दूसरे नोट्स में मैं एक बार स्क्रीन स्विच करके तुमको बता देता हूं। वहां पे हम देखेंगे टाइम ऑफ सप्लाई रिवर्स चार्ज में कैसे लगेगा, वाउचर में क्या लगेगा, रेजिडुअल केसेस, एडिशनल इन वैल्यू, वो सारी चीजें वहां पे देखते हैं। ठीक है, एक बार देखो। ये है वो सेकंड वाला कॉन्सेप्ट जो हमको स्टार्ट करना है, दैट इज टाइम ऑफ सप्लाई वेयर टैक्स इज पेएबल अंडर रिवर्स चार्ज। पहला कॉन्सेप्ट देख चुके थे, फॉरवर्ड चार्ज में क्या होगा, टाइम ऑफ सप्लाई। रिवर्स चार्ज में क्या होगा, सेक्शन 12(3) और सेक्शन 13(3) का रेफरेंस है। सप्लाई ऑफ गुड्स के लिए 12(3) लगेगा, सप्लाई ऑफ सर्विसेज के लिए 13(3) लगेगा। सप्लाई ऑफ गुड्स की पहले बात कर लेते हैं। गुड्स के केस में इन्होंने बोला टाइम ऑफ सप्लाई होगा डेट ऑफ रिसीप्ट ऑफ गुड्स और डेट ऑफ पेमेंट और 31st डे फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस whichever is earlier। तीनों में से whichever is earlier। ऑन द कॉन्ट्ररी सप्लाई सर्विस की बात करें तो 2 ही इवेंट्स आपको कंपेयर करने हैं। सर्विसेज के लिए टाइम ऑफ सप्लाई होगा डेट ऑफ पेमेंट और 61st डे फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस whichever is earlier। ध्यान रखना, यहाँ पे 3 इवेंट है, यहाँ पे 2 इवेंट है। सप्लाई ऑफ गुड्स के केस में 31st डे फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस लेना है, लेकिन सप्लाई ऑफ सर्विस के केस में 61st डे फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस। दोनों के लिए कॉमन पॉइंट है। पॉइंट नंबर 2 में बोला सप्लाई ऑफ गुड्स हो चाहे सप्लाई ऑफ सर्विस हो, ऐसे केस में अगर आपको इफ द अबव इवेंट्स आर अनएसर्टेनेबल तो रेसिपिएंट के एंगल पे देखना होगा द डेट व्हेन रेसिपिएंट रिकॉर्ड्स हिज ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, उसी डेट को मान लिया जाएगा टाइम ऑफ सप्लाई। थर्ड वाले पॉइंट में जो प्रोविजन है वो सिर्फ एक सप्लाई ऑफ सर्विस के ट्रांजैक्शन में ही अप्लाई हो सकता है, सप्लाई ऑफ गुड्स के लिए वो अप्लाई नहीं होगा। अगर इंपोर्ट ऑफ सर्विस करी है अपने ही एसोसिएटेड पर्सन से, अपने ही एसोसिएटेड एंटरप्राइज से, तो ऐसे केस में ट्रांजैक्शन टाइम ऑफ सप्लाई होगा डेट ऑफ एंट्री इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ द रेसिपिएंट और डेट ऑफ पेमेंट whichever is earlier। दोनों में से अर्लियर डेट ले लेना। अब ऊपर अपन ने 10 बार देखा डेट ऑफ पेमेंट, डेट ऑफ पेमेंट, डेट ऑफ पेमेंट। यहां पे डेट ऑफ पेमेंट क्या होगी,
यहाँ पे डेट ऑफ पेमेंट रेसिपिएंट के पॉइंट ऑफ व्यू से होगी, डेट ऑन विच द पेमेंट इज एंटर्ड इन द रेसिपिएंट्स बुक्स ऑफ अकाउंट्स और द डेट ऑन विच पेमेंट इज डेबिटेड फ्रॉम द रेसिपिएंट बैंक अकाउंट। रेसिपिएंट पेमेंट करेगा तो जब उसके अकाउंट से डेबिट होगा वो ट्रांजेक्शन वो डेट ली जाएगी, दोनों में से जो भी अर्लियर डेट होगी वो होगी डेट ऑफ सप्लाई, सॉरी डेट ऑफ पेमेंट, आई एम सॉरी डेट ऑफ पेमेंट। अब बाकी ये वहां पे खत्म हो गया रिवर्स चार्ज का। अब बाकी प्रोविजन यहाँ पे पॉइंट नंबर 3 में है, टाइम ऑफ सप्लाई कॉमनली अप्लाई होते हैं। यहाँ पे सप्लाई ऑफ गुड्स सप्लाई ऑफ सर्विस अलग नहीं है, सप्लाई ऑफ गुड्स सप्लाई ऑफ सर्विस अलग ही है, सेक्शन का रेफरेंस अलग है लेकिन दोनों सेक्शंस में बात एक ही लिखी गई है, तो इसलिए इनको एक साथ क्लब करके लिखा। पहला है वाउचर के केस में, अगर वाउचर सप्लाई ऑफ गुड्स का हो रहा है या फिर सप्लाई ऑफ सर्विस का हो रहा है, दोनों के लिए प्रोविजन कॉमन है, सेक्शन का रेफरेंस अलग है 12(4) या फिर 13(4). वाउचर के केस में बोला अगर ट्रांजैक्शन ऐसा है वेयर सप्लाई इज आइडेंटिफाइबल एट द टाइम ऑफ इश्यू ऑफ वाउचर इटसेल्फ, तो डेट ऑफ इश्यू ऑफ वाउचर हो जाएगी टाइम ऑफ सप्लाई। एंड इन अदर केसेस में मतलब वेयर सप्लाई इज नॉट आइडेंटिफाइबल एट द टाइम ऑफ इश्यू ऑफ वाउचर, ऐसे केस में डेट ऑफ रिडेम्पशन ऑफ द वाउचर विल बी द टाइम ऑफ सप्लाई। दूसरा वाला केस उसमें कॉमन वाले में है रेजिडुअल केसेस, सप्लाई ऑफ गुड्स हो चाहे सप्लाई ऑफ सर्विस हो, देखना है 12(5) या 13(5). कॉमन में बोला इन्होंने इफ अ पीरियोडिकल रिटर्न इज रिक्वायर्ड टू बी फाइल्ड, तो ऐसे केस में द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग सच रिटर्न विल बी द टाइम ऑफ सप्लाई। एंड इन अदर केसेस द डेट ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स, मतलब अगर गवर्नमेंट मतलब ऑफिसर ने रेड मारी, यहाँ पे इंस्पेक्शन सर्च सीजर वगैरह हुआ और ऐसे केस में अगर टैक्स पे करवाया तो ऐसे केस और पर्सन रजिस्टर्ड भी नहीं है, उसके ऊपर कोई रिटर्न फाइल करने की रिक्वायरमेंट भी नहीं आती, लायबल टू रजिस्टर हो चुका था लेकिन रजिस्ट्रेशन नहीं लिया, उसका टर्नओवर 20 लाख के ऊपर चला गया था, रजिस्ट्रेशन लिया नहीं, मतलब वो टैक्सेबल पर्सन है, और ऐसे केस में और उसके ऊपर तो कोई रिटर्न फाइल करने की रिक्वायरमेंट नहीं आती, तो डेट ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स को ही मानेंगे टाइम ऑफ सप्लाई। लास्ट वाला केस कॉमन प्रोविजन में एडिशन इन वैल्यू बाय वे ऑफ इंटरेस्ट लेट फी पेनल्टी फॉर डिलेड पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन। ये हम लोग देखते हैं वैल्यू ऑफ सप्लाई चैप्टर में सेक्शन 15(2)(d) में, जब कोई इंटरेस्ट लेट फी पेमेंट चार्ज करता है सप्लायर अपने रेसिपिएंट से, तो ऐसे केस में रेसिपिएंट जो ये अमाउंट देता है ये भी वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट बनता है। इसकी यहाँ पे टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगी, तो इस अमाउंट के लिए टाइम ऑफ सप्लाई बोला डेट ऑन विच सप्लायर रिसीव सच एडिशन इन वैल्यू, जब सप्लायर को ये अमाउंट रिसीव किया जाएगा वही डेट, जिस दिन वो रिसीव करेगा वही डेट होगी वैल्यू ऑफ सप्लाई। चाहे सप्लाई ऑफ गुड्स का ट्रांजैक्शन हो चाहे सप्लाई ऑफ सर्विसेज हो, प्रोविजन यही है, सेक्शन चेंज हो जाएगा, 12(6) होगा या फिर 12(6) होगा, 12(6) होगा या फिर 13(6) होगा, ठीक है। ये टाइम ऑफ सप्लाई की सेक्शन के प्रोविजंस खत्म हो गए, सेक्शन 12 और सेक्शन 13 पूरा खत्म हो गया। अब एक नोटिफिकेशन है, मेरे को उसके बारे में तुमसे बात करना है, ये सेक्शन बात नहीं करता। दूसरी बात, ये फोर्थ वाला कॉन्सेप्ट बन गया अपना, और ये फोर्थ वाला कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, सप्लाई के स्पेशल प्रोविजंस फॉर पेमेंट ऑफ टैक्स। टाइम ऑफ सप्लाई नहीं बोला, स्पेशल प्रोविजंस फॉर पेमेंट ऑफ टैक्स, ठीक है। टाइम ऑफ सप्लाई आएगा फिर पेमेंट करेंगे, नहीं भाई, पेमेंट करनी है डायरेक्ट। ये किसके लिए अप्लाई होगा, कोई बिल्डर या फिर कोई प्रोमोटर जो कंस्ट्रक्शन की सर्विस देता है अगेंस्ट टीडीआर एफएसआई लॉन्ग टर्म लीज ऑफ लैंड, ऐसे ट्रांजैक्शंस। बिल्डर बहुत सारे यहाँ पे कंस्ट्रक्शन सर्विस देता है, लेकिन जब जब कोई कंस्ट्रक्शन सर्विस देता है अगेंस्ट टीडीआर एफएसआई या फिर लॉन्ग टर्म लीज ऑफ लैंड, ऐसे केसेस में बिल्डर को टैक्स कब पे करना है, जो भी उसकी टैक्स लायबिलिटी होती है इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड जो भी टैक्स लायबिलिटी होगी बिल्डर की प्रोमोटर की, इनको ये अमाउंट पे करना होगा इन दैट टैक्स पीरियड इन विच द अर्लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग डेट फॉल्स। जो डेट नीचे लिखी है, ये डेट जिस भी टैक्स पीरियड में फॉल करेगी उस टैक्स पीरियड की लायबिलिटी पे करते वक्त अपने को करना है। फॉर एग्जांपल, अब ये डेट कौन सी है, वो अपन देखते हैं जो बार बार कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में, डेट ऑफ इशुएंस ऑफ कंप्लीशन सर्टिफिकेट और द डेट ऑफ फर्स्ट ऑक्यूपेशन विच एवर इज अर्लियर। इन दोनों में से जो भी अर्लियर डेट है, ये जिस भी टैक्स पीरियड में फॉल करेगी, फॉर एग्जाम्पल अगस्त 18, 2022, तो अगस्त मंथ में ये आ रही है, अगस्त 2022 में आ रही है, तो अगस्त 22 का जब वो रिटर्न फाइल करेगा, अगस्त 22 की जब वो लाइबिलिटी कंप्यूट करेगा, उस लाइबिलिटी में उसको ये लाइबिलिटी भी ऐड करनी है और रिटर्न फाइल करते वक्त उसको ये वाला जीएसटी टैक्स अमाउंट भी गवर्नमेंट को पे करना है इन दैट टैक्स पीरियड, जब वो ये पर्टिकुलर अर्लीस्ट ऑफ द डेट फॉल करती है। इससे रिलेटेड एक क्लिप मैं अभी जस्ट ऐड कर देता हूं, तो वो क्लिप बीच में आ जाएगी, वो क्लिप तुम एक बार देखो, 2 मिनट की क्लिप है, 2 से 3 मिनट की, पूरा तुमको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। ये वाला स्पेशल प्रोविजन का बिल्डर से रिलेटेड जो बात कर रहे हैं, प्रोमोटर से रिलेटेड बात कर रहे हैं, वो क्लिप अभी ऐड करो, ठीक है। उसके बाद देखेंगे सेक्शन 4, ठीक है। ओके, ये क्लिप मैंने ऐड की है जस्ट टू क्लैरिफाई कि जो हमने स्पेशल प्रोविजन देखे नोटिफिकेशन में, ये स्पेशल प्रोविजन है फॉर द पर्पस ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स इन केस ऑफ रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स।
तो बिल्डर के ऐसे हजारों प्रोजेक्ट चलते हैं, उसके केस में उसको टैक्स पे कब करना है, वो सेक्शन 13 कंस्ट्रक्शन सर्विस के लिए आपको उसके हिसाब से देखना होगा, सेक्शन 13 के हिसाब से। लेकिन अगर रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं, दैट इज वेयर द कंस्ट्रक्शन सर्विस इज प्रोवाइडेड बाय द बिल्डर अगेंस्ट टीडीआर एफएसआई लॉन्ग टर्म लीज ऑफ लैंड, उसके केस में बिल्डर को टैक्स पे कब करना है, वो हमने जो नोटिफिकेशन में देखा था वो अप्लाई होगा। अब इसको रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को ब्रीफली फटाफट से यहाँ पे समझा दूं होता क्या है। देखो, पुरानी बिल्डिंग को तोड़ दिया जाता है और उसकी जगह पे एक बड़ा सा 20-30 माले का टावर बना दिया जाता है, ये होते हैं रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स। अब स्क्रीन पे जैसा तुमको डायग्राम में दिख रहा है, यहाँ पे दो सप्लाई के ट्रांजेक्शन होते हैं। पहला तो है सप्लाई नंबर 1 ऑफ सप्लाई ऑफ टीडीआर एफएसआई और लॉन्ग टर्म लीज ऑफ लैंड। तो जो भी सोसाइटी मेंबर्स हैं उस ओल्ड बिल्डिंग के ये सप्लाई करते हैं उस बिल्डिंग के रिस्पेक्ट में टीडीआर एफएसआई और लॉन्ग टर्म लीज ऑफ लैंड, ये सप्लाई करते हैं प्रोमोटर को, ये होता है सप्लाई नंबर 1। और दूसरा, प्रोमोटर उसके बदले में उनको देता है कंस्ट्रक्शन सर्विस, उस पुरानी बिल्डिंग को तोड़ के वहां पे एक नया टावर खड़ा कर देता है, उस नए टावर में उनको उनकी जगह पे, उनके एक एक दो दो फ्लैट्स हैं, उनकी जगह पे जो भी है एज पर कॉन्ट्रैक्ट दूसरा फ्लैट बना के देता है, नया वाला। तो प्रोमोटर ने दिया यहाँ पे सप्लाई नंबर 2, दिस इज सप्लाई ऑफ कंस्ट्रक्शन सर्विस अगेंस्ट टीडीआर एफएसआई और लॉन्ग टर्म लीज ऑफ लैंड। ये दोनों सप्लाई के ट्रांजैक्शन में प्रोमोटर को ही टैक्स पे करना होता है, प्रोमोटर ही टैक्स पे करेगा। अब स्क्रीन पे जैसा तुमको दिख रहा है, वापस देख लो यहाँ पे टैक्स की लायबिलिटी कैसे होगी। तो प्रोमोटर या बिल्डर की टैक्स लायबिलिटी होगी, सप्लाई नंबर 1 में जो बिल्डर पे करेगा वो आरसीएम में उसी को टैक्स पे करना होगा, और सप्लाई नंबर 2 जो है उसकी टैक्स लायबिलिटी बिल्डर को पे करनी है अंडर फॉरवर्ड चार्ज। ये प्रोमोटर और बिल्डर की टैक्स लायबिलिटी होती है। लेकिन ऐसे रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के केस में बिल्डर को यहाँ पे थोड़ी सी उसको राहत दे दी और बोला व्हेन टू पे टैक्स। तो यहाँ पे टाइम ऑफ सप्लाई सेक्शन 13 का अप्लाई नहीं होगा कंस्ट्रक्शन सर्विस के लिए, सप्लाई सर्विस के लिए सेक्शन 13 अप्लाई नहीं होगा। ये जो नोटिफिकेशन हमने देखा वो अप्लाई होगा, और इस नोटिफिकेशन में बोला गया कि बिल्डर शैल हैव टू पे जीएसटी इन दैट टैक्स पीरियड विच इज नॉट लेटर देन द टैक्स पीरियड इन विच डेट ऑफ इशुएंस ऑफ कंप्लीशन सर्टिफिकेट या फिर द डेट ऑफ फर्स्ट ऑक्यूपेशन विच एवर फॉल्स। तो जो हमने नोटिफिकेशन देखा वो अप्लाई होगा, लेकिन खास ध्यान रहे ये सिर्फ और सिर्फ रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के केस में अप्लाई होता है। ठीक है, ये है वो 4 अलग अलग चीजें जो मैंने तुमको एक एक करके समझाई। ये मैंने एक साथ स्क्रीन पे रखा है, तुम चाहो तो इसको पॉज करके एक बार देख लो। अब मैं रिवीजन वीडियोस वापस से रिज्यूम कर देता हूं। नेक्स्ट है सेक्शन 14 और ये है टाइम ऑफ सप्लाई व्हेन देयर इज चेंज इन रेट ऑफ टैक्स। अगर चेंज इन रेट ऑफ टैक्स हो रहा है तो उसके लिए टाइम ऑफ सप्लाई आपको सेक्शन 14 से ही देखना होगा। पहला पॉइंट है ओवरराइडिंग इफेक्ट। सेक्शन 14 का ओवरराइडिंग इफेक्ट है नॉट विथ स्टैंडिंग। पहला इसका स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन सेक्शन 12 और सेक्शन 13। तेल लेने का सेक्शन 12 और 13, अगर चेंज इन रेट ऑफ टैक्स में आपको टाइम ऑफ सप्लाई निकालना है तो ऐसे केस के लिए आपको सेक्शन 14 में ही आना होगा। यू कैन नॉट गो फॉर सेक्शन 12 और 13। लेकिन इसकी एक कंडीशन है, आपको एप्लीकेबिलिटी पहले समझनी होगी। पॉइंट नंबर 2 के लिए आप एप्लीकेबिलिटी पहले देखो। इसमें आपको पॉइंट नंबर 2 के अंदर नीचे ऑरेंज कलर का बॉक्स दिख रहा है, उसमें 3 इवेंट्स की मैंने बात की है। डेट ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज, दैट मींस एस डेट ऑफ सप्लाई, उसके बाद आई डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस, और तीसरा डेट ऑफ रिसीप्ट ऑफ पेमेंट। इसको मैं प्यार से एसआईपी भी बोलता हूं, डेट ऑफ सप्लाई, डेट ऑफ इनवॉइस या फिर डेट ऑफ पेमेंट। ये एसआईपी, ये तीनों इवेंट्स अगर चेंज इन रेट ऑफ टैक्स के पहले हो रहे हैं, मान लो चेंज इन रेट ऑफ टैक्स हुआ 1 अगस्त को और सारे तीनों इवेंट्स पहले ही हो गए, सप्लाई भी हो गया, इनवॉइस भी हो गया, पेमेंट भी हो गया, तो ऐसे केस में सेक्शन 14 में नहीं आएंगे। या फिर तीनों इवेंट्स बाद में हो रहे, 1 अगस्त को चेंज इन रेट ऑफ टैक्स हुआ और अब सारे चीज तीनों इवेंट बाद में हो रहा है, सप्लाई, इनवॉइस और पेमेंट, ये ऐसे केस में आपको सेक्शन 14 में नहीं आना है। जब तीन इवेंट्स में से कोई 2 इवेंट्स पहले हो जाएंगे, एक बाद में होगा, या फिर 2 बाद में हो रहे एक पहले होगा, इन तीनों दोस्तों की दोस्ती टूट गई, बीच में चेंज इन रेट ऑफ टैक्स हुआ, एक इवेंट हो गया था, मान लो सप्लाई हो गया था, इनवॉइस और पेमेंट बाद में हो रहे, बीच में चेंज इन रेट ऑफ टैक्स हुआ, तब आप सेक्शन 14 में आओगे। जब गड़बड़ हो जाती है, एक बिखर जाता है, दो इवेंट्स एक जगह हो जाते हैं, या तो बिफोर हो गए 2 इवेंट्स और एक बाद में हो रहा है, या फिर एक पहले हुआ और 2 बाद में हो रहे हैं, जब ऐसे बीच में चेंज इन रेट ऑफ टैक्स होता है, किसी ट्रांजैक्शन के 3 इवेंट्स के बीच में होता है, तब आपको सेक्शन 14 में आना है। अगर तीनों इवेंट्स पहले हो गए या फिर तीनों इवेंट्स बाद में हो रहे हैं, आपको सेक्शन 14 में नहीं आना है, आपको सेक्शन 12 या 13 से ही आपका टाइम ऑफ सप्लाई निकालना होगा। प्लीज मेक दिस पॉइंट एज वेरी क्लियर कि आपको इसके, वरना आप गलती कर जाओगे। मेक इट वेरी क्लियर कि गड़बड़ जब हो गई, तीनों के बीच में चेंज इन रेट ऑफ टैक्स हुआ, तब सेक्शन 14 में आना। अब एक कॉन्सेप्ट है एप्लीकेबल रेट ऑफ टैक्स। ये मैंने कोई निकाला नहीं, इंस्टीट्यूट की मॉड्यूल से ही मैंने देखा, उसको ड्राफ्ट किया प्रॉपर तरीके से। अगर ये 3 में से कोई आपको
एप्लीकेबल रेट ऑफ टैक्स देखना होगा मेजॉरिटी रूल के हिसाब से। 3 में से 2 इवेंट्स एक जगह पे हो जाते हैं, वो मेजॉरिटी हो जाता है, ठीक है। तो मेजॉरिटी रूल के हिसाब से अगर मेजॉरिटी इवेंट्स पहले हो रहे हैं, 3 में से 2 इवेंट्स पहले हो गए, बिफोर हो गए, तो आपको ओल्ड रेट ऑफ टैक्स लगाना होगा। मान लो 1 अगस्त के पहले 12% लगता था, अब उस ट्रांजेक्शन पे 1 अगस्त या उसके बाद से 18% लगता है। तो 2 इवेंट्स अगर पहले हो गए, मेजॉरिटी इवेंट्स पहले हो रहे हैं, तो ओल्ड रेट ऑफ टैक्स ही लगेगा, मतलब 12% पे ही टैक्स लगेगा। और अगर ऐसे केस में आपको दिया जाए जहां पे एक इवेंट पहले हो रहा है और 1 अगस्त या उसके बाद में 2 इवेंट्स हो रहे हैं, मेजॉरिटी इवेंट्स आफ्टर वाले साइड पे, तो न्यू रेट ऑफ टैक्स लगेगा, मतलब इस ट्रांजेक्शन पे 18% का टैक्स लगेगा, ठीक है। दिस इज वन कंक्लूजन जो पॉइंट नंबर 3 में देखा। अब पॉइंट नंबर 4 और 5 में हम टाइम ऑफ सप्लाई की बात करते हैं। पॉइंट नंबर 4 में टाइम सप्लाई गुड्स है, लेकिन ये छोटी सी 2 लाइन में निपटा दिया। इसमें इन्होंने बोला नोटिफिकेशन नंबर 66/2017 यहाँ पे इफेक्ट कर जाएगा और उसकी वजह से आपको टाइम ऑफ सप्लाई गुड्स के लिए यहां से नहीं देखना है। इवन दो चेंज इन रेट ऑफ टैक्स है, आपको वहां पे रूल सेक्शन 12 या 13 के हिसाब से ही वैल्यू ऑफ टाइम ऑफ सप्लाई निकालना होगा। यहाँ पे आप नहीं आ सकते क्योंकि वो नोटिफिकेशन के इंपैक्ट की वजह से यहाँ पे सेक्शन 14 से आपको टाइम ऑफ सप्लाई नहीं देखना। रही बात सर्विसेज की, अगर सर्विसेज का ट्रांजैक्शन है, चेंज इन रेट ऑफ टैक्स हो रहा है, गड़बड़ हो गई, 3 इवेंट्स के बीच में चेंज इन रेट ऑफ टैक्स हो रहा है, डेफिनेटली आपको टाइम ऑफ सप्लाई यहीं से निकलेगा। नाउ मेरी एक आपसे ये बात है, गुजारिश है कि अगर ये तीनों आपको मतलब ये वाले कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हैं, पॉइंट नंबर 5 के आपको टेबल समझ में आता है, गो फॉर इट, आपने अपने तरीके से जाओ। लेकिन अगर आपको कहीं पे कंफ्यूजन है, मैं जो ट्रिक यूज करता था अपने लिए, मैंने अपने एग्जाम्स के टाइम पे जो ट्रिक यूज करता था, मैं वो ट्रिक आपको बता देता हूं। इफ यू फील इट कि भाई ये कंफर्टेबल है, गो फॉर इट। इफ यू फील समथिंग एल्स, जो अच्छे तरीके से आपको याद होता है, गो फॉर इट, ठीक है। एक बार मेरी सुन लो, ये देखो मैं किस तरीके से आपको बता रहा हूं। ऑब्वियसली ये 3 इवेंट्स तो आपको देखने ही है, ये 3 इवेंट्स के बेसिस पे ही आप टाइम ऑफ सप्लाई डिटरमाइन करते हो। आई कॉल इट SIP, ठीक है, SIP। अब यहाँ पे 2 स्टेप मैं यूज करता हूं। स्टेप 1 में मैंने बोला कि जो भी 3 इवेंट्स है, इसके लिए आपको पहले तो मेजॉरिटी रूल के हिसाब से देखना है कि मेजॉरिटी इवेंट्स कौन से साइड पे हो रहे हैं। बिफोर हो रहे हैं S और I, मान लो कोई भी एग्जांपल है कि 3 में से 2 इवेंट पहले हो रहे हैं, S और I पहले हो रहे हैं, तो आपको मेजॉरिटी साइड पे ही फोकस करना है, S और I पे ही फोकस करना है, P पे फोकस नहीं करना है। या फिर फॉर एग्जाम्पल अगर 2 इवेंट बाद में हो रहे हैं, मेजॉरिटी इवेंट्स आफ्टर हो रहे हैं, और जो आफ्टर हो रहे हैं वो S और P है, तो आपको S और P पे ही फोकस करना है, I वाले को छोड़ दो, तो सिर्फ मेजॉरिटी साइड पे फोकस करना है। दैट इज ऑल व्हाट आई वांट टू से। स्टेप 1 में ये देखो कि मेजॉरिटी इवेंट्स बिफोर हो रहे हैं या आफ्टर हो रहे हैं। स्टेप 2 में आपको टाइम ऑफ सप्लाई निकाल देना है। अब यहाँ पे 2 बातें हैं। पॉइंट नंबर 1 में मैंने बोला कि अगर मेजॉरिटी इवेंट्स जो मान लो आफ्टर हो रहे हैं, मेजॉरिटी साइड पे S है क्या, अगर S है तो S के साथ वाला जो इवेंट है उसकी डेट ले लो। अगर S के साथ में I है तो डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस हो जाएगा टाइम ऑफ सप्लाई। अगर S के साथ में P है, मतलब सप्लाई और पेमेंट बाद में हो रहे हैं, तो डेट ऑफ पेमेंट हो जाएगी टाइम ऑफ सप्लाई। अगर बिफोर की बात करें, S के साथ में I है, बिफोर हो रहे हैं, P बाद में हो रहा है, P को छोड़ दो ना, S और I के साथ में I है ना, तो डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस हो जाएगा टाइम ऑफ सप्लाई। और अगर बिफोर वाले साइड पे S के साथ में P है, तो P वाली डेट हो जाएगी डेट ऑफ पेमेंट, हो जाएगी टाइम ऑफ सप्लाई। दैट सिंपली मींस S की डेट कभी भी टाइम ऑफ सप्लाई नहीं हो सकती। I और P होगा, लेकिन जो भी S के साथ में होगा उसकी डेट लेनी है। इन सर्टेन केस ऐसा भी हो सकता है जहां पे मैंने पॉइंट नंबर 2 में लिखा है मेजॉरिटी साइड पे S नहीं है, S पहले हो गया, सप्लाई पहले हो गया, इनवॉइस और पेमेंट बाद में इशू किए जा रहे हैं आफ्टर में, तो फिर ऐसे केस में जहां पे S नहीं है तो I और P whichever is earlier, डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ पेमेंट whichever is। अगर बिफोर की बात करें कि सप्लाई बाद में हो रही है, इनवॉइस और पेमेंट पहले ही हो गए, अब मेजॉरिटी इवेंट्स पहले हो रहे हैं, बिफोर हो रहे हैं, बिफोर पे I, बिफोर वाले साइड पे S भी नहीं है, I और P है ना, तो I और P whichever is earlier। सिंपल रूल आई से S के साथ में जो इवेंट खड़ा है वो इवेंट ले लो, उसकी डेट ऑफ सप्लाई, वो उसकी डेट ले लेना, वही डेट आपकी टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगी। अगर मेजॉरिटी साइड पे S नहीं है तो फिर I और P होंगे ना, I और P whichever is earlier। इस लॉजिक, इस ट्रिक के साथ में आओ मेरे साथ में, ये वाला फटाफट से तुम इसको अब तरीके से मेरे तरीके से एक बार से फटाफट रीड आउट कर लेते हैं। एक एक करके केस में तुम्हारे साथ डिस्कस करता हूं। पॉइंट नंबर 1, 5th वाले पॉइंट में मैं पहला वाला केस डिस्कस करता हूं। SIP, जिसमें से बिफोर S और I पहले हो रहे हैं, पेमेंट बाद में हो रही है, वो जाने दो। S के साथ में I खड़ा है ना बिफोर में, तो I की डेट ले लो, वही आपकी टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगी, डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस। केस नंबर 2, जो इवेंट्स बिफोर वाले हो रहे हैं, मतलब S और P ये बिफोर हो रहे हैं, जिसमें S के साथ में P खड़ा है ना, तो P ले लो, डेट ऑफ पेमेंट हो जाएगी, डेट ऑफ रिसीप्ट ऑफ पेमेंट हो जाएगी टाइम ऑफ सप्लाई। केस नंबर 3, अब 2 इवेंट्स जो बिफोर हो रहे हैं उसमें S तो है ही नहीं, I और P है, तो ऐसे केस में I और P whichever is earlier, डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ पेमेंट whichever is earlier। बाकी के 3 इवेंट्स में देखो यहाँ पे मेजॉरिटी इवेंट्स आफ्टर में हो रहे हैं, ठीक है। फिर 4th वाले केस की बात कर रहा हूं जहां पे आफ्टर में जो 2 इवेंट्स हो रहे हैं वो S और I है,
तो फिर आई की डेट ले लो, एस के साथ जो खड़ा है आई की डेट, डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस। केस नंबर 5, दो इवेंट्स आफ्टर हो रहे हैं एस और पी, तो एस के साथ में पी खड़ा है, डेट ऑफ पेमेंट हो जाएगी, डेट ऑफ रिसीप्ट ऑफ पेमेंट हो जाएगी, टाइम ऑफ सप्लाई। एंड लास्ट 6th वाला केस जहां पे एस है ही नहीं भाई, एस कहीं और ही चल रहा है, एस बिफोर हो गया और पेमेंट और इनवॉइस बाद में हो रही है, तो आई और पी विच एवर इज अर्लियर, डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ रिसीप्ट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। एस इस तरीके से आपका टाइम ऑफ सप्लाई निकल जाएगा। देखना कहीं पे भी डेट ऑफ सप्लाई आपकी टाइम ऑफ सप्लाई नहीं आ सकती, ठीक है। तो दिस गिव्स यू एन इंटीमेशन कि यार एग्जाम के टाइम पे गड़बड़ मत करना, एस की डेट तो कभी मत लिखना, या तो आई होगा या पी होगा। अब ये आपने कई वाले केसेस में देखा होगा, केस नंबर 2 में भी देखा, केस नंबर 5 में भी देखा, डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट आ रहा है और वो पॉइंट नंबर 3 और 6 में भी लिखा हुआ है। डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट क्या लेनी है, तो अपन वैसे जनरली लेते हैं डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट के केस में date on which payment is entered in the books of accounts और date on which the payment is credited in the supplier's bank account whichever is earlier, इन दोनों में से जो भी earlier। लेकिन 14 थोड़ा सा हटके वाला सेक्शन है, तो 14 ने थोड़ी सी हटके बात बोली है। 14 ने बोला कि आपको पॉइंट नंबर 1 और 2 में देखो, पहले वाले पॉइंट में बोला कि अगर बैंक में जो क्रेडिट हो रहा है वो क्रेडिट हो जाता है बिफोर या आफ्टर द चेंज इन रेट ऑफ टैक्स, बट विद इन 4 वर्किंग डेज। चेंज इन रेट ऑफ टैक्स के बाद में भी हो जाता है, लेकिन 4 वर्किंग डेज के अंदर हो जाता है, तो ऐसे केस में आप नॉर्मल वाला रूल अप्लाई करना, डेट ऑन विच पेमेंट इज एंटर्ड इन द बैंक अकाउंट और एंटर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स और डेट ऑन विच पेमेंट इज क्रेडिटेड इन द सप्लायर्स बैंक अकाउंट विच एवर इज अर्लियर। लेकिन इंपॉर्टेंट वाला पॉइंट है 2, जहां पे बोला गया कि अगर बैंक में क्रेडिट हो रहा है आफ्टर 4 वर्किंग डेज, आफ्टर 4 वर्किंग डेज, तो ऐसे केस में आपको ये देखना है अगर चेंज इन रेट ऑफ टैक्स हुआ उसके 4 वर्किंग डेज के बाद में बैंक में क्रेडिट हो रहा है, तो डेट ऑफ क्रेडिट इन द बैंक अकाउंट ये हो जाएगी आपकी यहाँ पे डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट, ठीक है। ये क्लिप मैंने ऐड की है जस्ट टू क्लैरिफाई एनी ऑफ योर डाउट्स विद रिस्पेक्ट टू डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट। वो जो टेबल मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किया, अगर उस बॉक्स को समझने में आपको प्रॉब्लम हो रही है उस टेबल को, तो इस चार्ट को देख लो, इस चार्ट से आपको काफी कुछ क्लियर हो जाएगा। पॉइंट नंबर 1 में मैंने लिखा है डेट ऑफ एंट्री इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। इस पूरे चार्ट को एक्सप्लेन करते वक्त एक ही स्टैंडर्ड अज्यूम करना, डेट ऑफ एंट्री इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स हो रही है बिफोर चेंज इन रेट ऑफ टैक्स, लेकिन डेट ऑफ क्रेडिट इन द बैंक होती है अलग अलग 3 अलग अलग केसेस में, ठीक है। पहला केस में अगर आपके साथ डिस्कस करूं तो बुक्स में एंट्री कब हो गई, बिफोर चेंज इन रेट ऑफ टैक्स, लेकिन बैंक में क्रेडिट कब हुआ, बैंक में क्रेडिट भी हो गया बिफोर चेंज इन रेट ऑफ टैक्स। तो ये एक नॉर्मल केस की तरह है, आपको डेट ऑफ रिसीप्ट ऑफ पेमेंट नीचे ब्लू बॉक्स के हिसाब से मिलेगा, दोनों में से whichever is earlier, date on which payment is entered in the books of accounts या फिर date of credit in the bank account whichever is earlier। केस 2 की अगर बात करूं तो केस 2 में एंट्री कब हुई बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, बिफोर चेंज इन रेट ऑफ टैक्स, लेकिन क्रेडिट कब हुआ बैंक में, बैंक में क्रेडिट हुआ आफ्टर चेंज इन रेट ऑफ टैक्स, लेकिन विद इन 4 वर्किंग डेज हो गया, विद इन 4 वर्किंग डेज फ्रॉम द चेंज इन रेट ऑफ टैक्स। ऐसे केस में ये एक नॉर्मल केस की तरह अज्यूम करेंगे और आपके लिए डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट आपको ब्लू बॉक्स से देखनी होगी, दैट इज date of entry in the books of accounts और the date on which payment is credited in the bank account whichever is earlier। ये दोनों नॉर्मल केस है। एक्सेप्शनल केस कौन सा होगा, वो लास्ट वाला रेड वाला, दैट मींस बुक्स में एंट्री हो गई बिफोर चेंज इन रेट ऑफ टैक्स, लेकिन बैंक में क्रेडिट हुआ आफ्टर 4 वर्किंग डेज फ्रॉम द चेंज इन रेट ऑफ टैक्स। चेंज इन रेट ऑफ टैक्स के बाद आपको 4 वर्किंग डेज का टाइम दिया हुआ था, उसमें नहीं हुआ, उसके बाद आफ्टर 4 वर्किंग डेज फ्रॉम द चेंज इन रेट ऑफ टैक्स। ऐसे केस में आपके लिए डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट होगा डेट ऑन विच पेमेंट इज क्रेडिटेड इन द बैंक अकाउंट, ठीक है, वो ऑरेंज बॉक्स के हिसाब से। तो इस तरीके से आप देखोगे ये तीनों केसेस है, बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। लेट्स गो बैक टू द नॉर्मल स्क्रीन और वहां पे आप सारे प्रोविजन फिनिश हो गए हैं तो खत्म हो जाएगा, ठीक है। दिस वॉज इंटायर डिस्कशन, यहाँ पे टाइम ऑफ सप्लाई बिल्कुल पूरी तरीके से खत्म होता है। एंड नेक्स्ट इसके बाद मैं चालू करूंगा वैल्यू ऑफ सप्लाई वाला चैप्टर, फटाफट से रिविजन करेंगे। ये छोटा सा चैप्टर था, आई होप तुम्हारा अच्छे से समझ में आ गया होगा। एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स एंड फॉर योर स्टडी टाइम। अच्छे से पढ़ाई करो। सी यू सून इन अनदर रिविजन वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय।